वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 379। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। एग्ज़ाम डेट सभी को पता होगी, 4 अक्टूबर 2020। और जो 2019 में जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसके इंटरव्यू जो है वो जुलाई में स्टार्ट हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है अगस्त के पहले हफ्ते में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सी चारा फसलें हैं? कौन सी इनमें चारा फसलें हैं? सूडान घास, जई, बरसीम, उपरोक्त सभी। देखिए, ये बरसीम का नाम तो सुना होगा आपने, जई भी है इसमें, सूडान घास भी है, सभी की सभी डी है इसका उत्तर। तो देखिए, बरसीम हो गई, जई हो गई, सूडान घास, तीनों चारा फसलें हैं। इनका उत्पादन पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, मूंग से हमको प्रोटीन, मूंगफली से हमको वसा। देखिए, चावल से तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, करेक्ट है। जो दालें होती हैं उनसे प्रोटीन, मूंग क्या है, दाल ही तो है ना, तो करेक्ट है ये भी। अच्छा, मूंगफली में प्रोटीन भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्या होता है, तेलिया होती है ना, वसा होता है उसमें। तो सही है, सारे के सारे डी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त सभी युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा हो गया, ज्वार, ये क्या है, ये खाद्यान्न फसलें हैं, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमको। दालें जैसे चना हो गई, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से इनको क्या मिलता है, इनसे प्रोटीन मिलता है मनुष्य को। अब देखिए, तेल वाले बीज जो होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें क्या मिलता है, आवश्यक वसा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार सब्जियों, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इनमें से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसलों का युग्म सही युग्म नहीं है? इनमें से कोई एक जो है रबी और खरीफ की फसलों का सही युग्म नहीं होगा। मतलब पहले इधर ये खरीफ वाला हो गया, ये हो गई रबी की, सॉरी, ये हो गई रबी की फसलें, ये हो गई खरीफ की फसलें, क्रमशः दे रखा है ना यहाँ पर। तो चना और उड़द, चना रबी की फसल है, उड़द खरीफ की फसल है, अलसी रबी की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है, अरहर खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, लेकिन मूंग भी खरीफ की ही फसल है। तो ये दोनों की दोनों खरीफ की फसल हो गई, जबकि यहाँ रबी की फसल होना चाहिए था। तो यही गलत है यहाँ पर। तो देखिए, विकल्प भी गलत है, क्योंकि उसमें दोनों फसलें जो हैं वो खरीफ की हैं। ऐसी फसलें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, मतलब जून से अक्टूबर के बीच, खरीफ फसलें कहलाती हैं। जैसे धान खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये खरीफ की फसलें हैं। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे नवंबर से अप्रैल के बीच में। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये जो हैं ये रबी की फसलें हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे एग्ज़ाम ए ग्रुप का हो या फिर डी ग्रुप का हो, हर के लिए, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछ लेगी, और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं वो सीधे सीधे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी नहीं है, या कब है, समय क्या है इनका, जून से अक्टूबर के बीच खरीफ का है और नवंबर से अप्रैल के बीच रबी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी, पौधों को जो पोषक हैं वो हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों या पोषक तत्वों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, पौधों को बृहद पोषकों की प्राप्ति वायु से होती है, और पोषक के रूप में पौधे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं। देखिए, पोषक दो प्रकार के होते हैं, एक बृहद पोषक और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक। वो अलग अलग करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। पौधों को बृहद पोषक तत्वों की प्राप्ति मिट्टी से होती है, वायु में कहाँ से आ जाएंगे, मिट्टी से होती है, मृदा से होती है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। पोषक के रूप में पौधे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं, मतलब पानी से प्राप्त करते हैं, ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कथन ये गलत है, क्योंकि पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। इनमें से 13 पोषक पदार्थों को मृदा से प्राप्त किया जाता है, पौधे इनको मिट्टी से प्राप्त करते हैं।
पौधों को इन 13 में से जो 6 पोषक पदार्थ हैं उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बृहत पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। तथा जो शेष अन्य हैं वो पोषक पदार्थों को उनकी कम आवश्यकता होती है पौधों को, इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक पदार्थ या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, ये कौन पौधे हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और पानी से इनको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन 2 चीज़ों से मिल रहा है, पानी से भी मिल रहा है पौधों को और हवा से भी मिल रहा है। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन से बृहद पोषक पदार्थ हैं, पूछा जा सकता है ना अलग से, कौन से पौधों के बृहद पोषक पदार्थ हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। तो NPK तो सबको ही पता होगा। NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और K से होता है पोटेशियम। तो इनको तो वैसे ही याद रखना। तो नाइट्रोजन है N हो गया, पोटेशियम K हो गया, फॉस्फोरस है नहीं इसमें, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, आयरन तो सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन को एलिमिनेट करके आंसर पूरा मिल जाएगा लग रहा है। चलिए पूरा तो नहीं मिला लेकिन काम बन गया आधा हमारा। तो 1 3 4 हो गया, इसका उत्तर B हो गया। तो देखिए बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं दोनों को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बृहद पोषक तत्व देख लीजिए, नाइट्रोजन मतलब N हो गया और फॉस्फोरस मतलब P हो गया, पोटेशियम मतलब K हो गया, NPK तो ये हो गए। इसके अलावा आपको रखना है कैल्शियम याद, मैग्नीशियम और सल्फ़र। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और क्लोरीन तथा कौन से हो गए, मोलिब्डेनम। तो ये हो गए सूक्ष्म, ये हो गए बृहद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। इनमें से 3 लेकर या 2 लेकर एक इसमें रख देगा, या सूक्ष्म देखने हो तो इनमें से कुछ लेकर इसमें रख देगा कैल्शियम। देखिए अधिकतर ये तो पता ही हो जाते हैं स्टूडेंट को, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र सबसे ज़्यादा ये करता है यहाँ, मैग्नीशियम और सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र तो लगता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है लेकिन ये बृहद पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। खाद मतलब मैन्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केंचुओं की सहायता से तैयार की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढों में विघटित किया जाता है या फिर डिकम्पोज किया जाता है, इसको इंग्लिश में होगा डिकम्पोज्ड। हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में उन पर हल चलाकर उसको खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये तो पढ़ने से लग रहे हैं सारे के सारे करेक्ट होंगे, नीचे देख लीजिएगा बस क्या पूछा, सही या सही नहीं। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढों में विघटित किया जाता है, मतलब डिकम्पोज किया जाता है। इस प्रकार कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऐसी कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं और बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में उनको मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक हैं। जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कार्बनिक खेती के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही है। कार्बनिक खेती, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वर्जित है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग अपेक्षित है। इसमें रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद के उपयोग हेतु 50 का अनुपात सुनिश्चित किया जाता है, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 50-50 के रेशियो में। ये तो नॉनसेंस है एब्सोल्यूट, और अपेक्षित भी गलत है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग जो है वो वर्जित है कार्बनिक खेती में, नाम से कार्बनिक है। तो कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशक, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं और इनका सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है और कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। इसलिए आप भी करना ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पर।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? कौन से हैं इनमें जो जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग हो सकते हैं? हल्दी, नीली हरी नीम की पत्तियां और नीली हरी शैवाल। देखिए ये तो फंगस है। नीली हरी शैवाल क्या है? कवक है, फंगस है। और बाकी किचन रसोई घर में एक चीज़ सबके पास मिलती है, क्या बोलते हैं उसको? हल्दी, टर्मरिक। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो इसका प्रयोग तो होगा ही होगा। बाकी नीम के पत्ते का भी होता है, ये भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। तो ये खुद ही फंगल है, तो ये तो हो नहीं सकता ना। थर्ड को एलिमिनेट करो जरा, एक और दो है इसका उत्तर। तो नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में अनाज भंडारण में प्रयोग किया जाता है, जबकि नीली हरी शैवाल का प्रयोग खेती में जैविक खाद के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फसल पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मिश्रित फसल क्या होती है? दो या दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक, या दो या दो से अधिक एक ही बात है। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल हो गई। और अंतरा फसलीकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना। और फसल चक्र क्या होता है? किसी खेत में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना। जैसे अभी धान उगा दिया, फिर काट लिया, फिर उसके बाद गेहूँ उगा दिया, काट लिया, गन्ना उगा दिया, काट लिया, मूंग, उड़द, मसूर, ये सब, इसको बोलते हैं फसल चक्र। अच्छा, ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है घटती है? बढ़ती जाती है, ऐसा करने से बढ़ती है। एक ही जो फसल को हर साल पेला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होती है, घटती है। इसलिए फसल चक्र ज़रूर अपनाना चाहिए, हर साल नहीं तो 2 से 3 साल के गैप में तो अवश्य अपनाना चाहिए। फिलहाल ये सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पर, इसका उत्तर डी है, डी उपरोक्त सभी। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। घरों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसलों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग कर पौधों की वृद्धि को कम करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हर्बिसाइड, वेडिसाइड बोलते हैं खरपतवार को। ग्रीष्म काल में हल से खेतों की जुताई खरपतवार की एक निरोधक विधि है बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मान लीजिए धान का पौधा है, नीचे क्या खरपतवार, क्या वेड है, क्या मतलब क्या है? घास फूस फालतू की। अब जो आपने जो खाद डाली तो आधी तो यही खा जाएगी, इस पेड़ को नहीं लगाना, ये कैसे फले फूलेगा फिर? तो इनको हटाना ही आवश्यक होता है। और बिल्कुल ये दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, सही हैं। खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे पौधों को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और उनकी वृद्धि जो है वो घट जाती है। ग्रीष्म काल में खेतों की हल से जुताई, उचित क्यारियां बनाना और समय पर फसल उगाना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने की कुछ निरोधक विधियां हैं। इस पर तो अलग से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार को नियंत्रित करने की विधियां हैं? तो अंतरा फसलीकरण हो गया, और फसल चक्र अपनाना हो गया, समय पर फसल उगाना हो गया, और खेतों की हल से जुताई, उचित क्यारियां बनाना। तो 3-4 पॉइंट निकल जाएंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। जर्सी, रेड सिंधी, साहिवाल, ब्राउन स्विस, उपरोक्त में से कौन सी देसी गाय की नस्लें हैं? ध्यान दीजिएगा, ये गाय की तो नस्लें हैं सारी की सारी, लेकिन पूछा क्या प्रश्न? देसी गाय की नस्लें पूछा है। यहाँ पर जो जर्सी है ये भी एक गाय की नस्ल है, तो इसको लाकर गलत मत कर देना। देसी नहीं है ये स्विस है, यूरोप की। तो इसमें जो है साहिवाल जो है देसी गाय की नस्ल है, और रेड सिंधी जो है ये भी देसी गाय की नस्ल है। जर्सी इसमें स्विस है, तो एलिमिनेट कर दो, एक तो होगा नहीं इसमें। तो इसका उत्तर 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, रेड सिंधी तथा शाहीवाल जो गाय हैं वो देशी नस्लें हैं गाय की। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि जर्सी और ब्राउन स्विस गाय की नस्लें हैं, मतलब विदेशी हो गई ये दोनों। इनका दुग्ध स्त्रवण काल लंबा होता है, लैक्टिकेशन पीरियड अधिक होता है। ये जर्सी गाय का तो बहुत नाम सुना होगा आपने, बहुत दूध देती है ये। तो फिलहाल रेड सिंधी और शाहीवाल जो है देसी गाय की नस्लें याद रखनी है आपको।
बाकी अगर गाय की नस्लें हैं तो ब्राउन स्विस भी है और जर्सी भी है, साहिवाल भी है, रेड सिंधी भी है। तो 11 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। बाकी एग्ज़ाम डेट सभी को पता है, ऑफिशियली 4 अक्टूबर